हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू सिद्धार्थ एडटेक चैनल। आज हम लोग फिर से एक क्लास डिस्कस करेंगे कंटेम्प्रेरी इश्यूज एंड करंट अफेयर्स की। ठीक है, तो आज डेट है 12 जुलाई। ऑलराइट, एंड मैं ये बता दूँ, बहुत सारे टॉपिक्स आज हमें कवर करने हैं। काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो थोड़े से डेप्थ में भी हैं। So be patient and you keep on writing, keep on making notes because we have a lot of content today. हिंदी मीडियम के छात्रों को मैं बता दूं, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि क्लास में जितने वर्ड्स हो सके हिंदी में यूज़ किए जाए, बट आई वुड रिकमेंड यू कि आप भी कोशिश करिए कि आप इंग्लिश के वर्ड्स जो है वो कैच करें। ठीक है, लेट अस सी आज का हमारा क्या एजेंडा है। Alright, so we are going to discuss about cadavers, synthetic colors, mercenary spyware, drones, iron ore, Seine River, Indian star tortoise, FCRA, Suomoto cognizance and मुल्ला पेरियार डैम। ठीक है, आज की क्लास जो है बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि बहुत डाइवर्सिफाइड टॉपिक्स है। ठीक है, इकोनॉमी है, पॉलिटी है, साइंस है, कुछ रैंडम टॉपिक्स भी है इसमें, एंड यू विल गेट टू नो अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। प्लस आज की क्लास में क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा कवर किए गए हैं। सो बी अटेंटिव एंड मेक श्योर यू आंसर देम ऑल। ऑलराइट, सो beginning with our first topic, it is about the center is asking states to raise awareness regarding cadaver donations। ठीक है, सी इस टॉपिक से रिलेटेड डायरेक्टली कुछ भी नहीं आएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ टॉपिक्स होते हैं डायरेक्ट, कुछ होते हैं इनडायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी इन्होंने नहीं कहा, बस अवेयरनेस रेज करने की बात है। मोस्ट ऑफ द पीपल वुड हैव स्किप्ड दिस टॉपिक। ठीक है, ज़्यादातर लोग जो पेपर पढ़ रहे थे उन्होंने इस पर्टिकुलर टॉपिक को स्किप कर दिया होगा, सोचा होगा ठीक है डोनेशंस की बात हो रही है, इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट आई विल शो यू हाउ दे आर गोइंग टू रिलेटेड। ठीक है, आपको इसको कैसे स्टडी करना है, लेट अस सी। So, what they are asking about cadaver donations. So, what is cadaver? First, you have to understand that. ठीक है, cadaver हम किसे कहते हैं? So, any dead body is called cadaver। ठीक है, यानी कि बेसिकली कोई भी जो शव होता है वो इंसान का हो सकता है, या फिर वो किसी जानवर का हो सकता है, किसी पक्षी का हो सकता है, या किसी रेप्टाइल का, जीव जंतु का हो सकता है। ठीक है, सो बेसिकली अ कैडेवर इज एनी डेड बॉडी ऑफ आइदर अ ह्यूमन, एवियंस, एम्फीबियंस, ऑलराइट, रेप्टाइल्स एंड एनी ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इन कैडेवर का डोनेशंस क्यों मांगा जा रहा है, वाई आर दे आस्किंग फॉर डोनेशंस। ठीक है, तो यहाँ पर जो कैडेवर की बात हो रही है वो है ह्यूमन कैडेवर। सी, जब आप किसी मेडिकल इंस्टीट्यूट में जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, ठीक है, हर किसी का अपना अपना एक सेक्टर होता है। कोई बीबीए की तैयारी करेगा, कोई एमए कर रहा है, बीए कर रहा है। ठीक है, सबकी अपनी अपनी फील्ड है, कोई टेक्नोलॉजी की फील्ड में जा रहा है, बट द पीपल हु आर परस्यूइंग मेडिकल, ठीक है, जो आपको बताएंगे, आपको ठीक करेंगे, आपका इलाज करेंगे, आपको दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करेंगे, मे बी वो सर्जरी भी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। सो सच पीपल नीड टू प्रैक्टिस, राइट। हर कोई प्रैक्टिस करता है। इंटर्नशिप स्पेशली इसीलिए होती है कि पहले आप थ्योरी पार्ट पढ़ते हैं एंड यू आर एबल टू अप्लाई इट अंडर सम सुपरविजन, उसके प्रैक्टिकल फॉर्म को भी आप कर सके, इसलिए इंटर्नशिप्स होती हैं। इंटर्नशिप सिर्फ मेडिकल फील्ड में नहीं होती, लॉ में भी होती है, बिजनेस मैनेजमेंट में भी इंटर्नशिप होती है। सो बेसिकली इट इज़ अ stage where you get to apply your theoretical knowledge and you get to practice it for real, okay, but it is under somebody's guidance or supervision। ठीक है, so as you can see in the jars in front of you, ठीक है, mostly these are reptiles, snakes है, कुछ बहुत छोटे बेबी snakes है, these are nematodes also, ये थोड़ा बड़ा snake है जो जार के अंदर है, and these are snake eggs। ठीक है, अब मैं आपको ये क्यों दिखा रही हूँ, इसलिए क्योंकि ये आप लोग देख चुके हैं। अगर आपने बायोलॉजी किया था, अगर आपने नहीं भी किया है बायोलॉजी 11th-12th में, स्टिल ये सारे स्पेसिमेंस आपने अपने स्कूल में जरूर देखे होंगे। एम आई राइट? हैव यू एवर सीन दिस जार्स इन योर स्कूल?
मोस्टली सभी स्कूल्स में ये प्रेजेंट होते हैं दिस स्पेसिमेंस, और वो बच्चों को भी एक ना एक बार तो लेबोरेटरी में लेकर जाते हैं दिखाने के लिए। तो कभी आपने ये सोचा कि ये जो पर्टिकुलर जो भी है स्नेक है, नेमेटोड है, ये ऐसी की ऐसी सिचुएशन में कैसे है, जैसे थे सेम वही दिख रहे हैं हमें, ना उसका कलर फेड हुआ है ना वो सड़ गया है, बिकॉज डेड बॉडी का तो क्या होता है, डिकेइंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। बट व्हाई इज इट इन द सेम स्टेट? बिकॉज देयर इज अ लिक्विड ओवर हियर। क्योंकि ये जार्स थोड़े फ्रेश है तो आपको ये क्लियर दिख रहा है। ओवर द इयर्स जब हम इनको कॉन्स्टेंटली रखते हैं 10 साल, 15 साल, 20 साल, और अगर इसका लिक्विड जो है वो चेंज नहीं किया जाता तो इसका कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज होके येलोइश हो जाता है। ठीक है, थोड़ा पीला पीला सा कलर आपको दिखाई देता है। सो समटाइम्स पीपल गेट कंफ्यूज्ड कि क्या सॉल्यूशन है, कुछ और यूज़ किया है, मैंने वहाँ पे देखा था वहाँ तो ट्रांसपेरेंट था, हमारे यहाँ पर क्यों ये येलोइश है। इट्स द सेम थिंग। द थिंग इज दैट कि वो थोड़ा पुराना हो चुका है। ठीक है, what is this material, what is this, we are going to discuss it in detail. All right, all right. So the solution that we use is formaldehyde. The solution is formaldehyde. It is also called as formalin in general. ठीक है, साइंटिफिक नेम फॉर्मलडिहाइड है, बट हम लोग इन जनरल जब हमें बात करनी होती है वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज फॉर्मलिन। फॉर्मलिन एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिसे हम प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ करते हैं, जिससे चीज़ें जो है वो सड़ती नहीं है, रॉट नहीं होती, डिके नहीं होती। ठीक है, तो इस फॉर्मलिन के सॉल्यूशन में हम इन सब्सटेंसेस को रखते हैं। फॉर्मेलिन के और क्या क्या यूजेस है, तो मोस्टली वुड इंडस्ट्री में भी इसे यूज़ किया जाता है पॉलिशिंग के लिए। और इसकी आपको एक पर्टिकुलर बात अगर पता हो देन इट बर्न्स इन योर आईज। ठीक है, जहाँ पर भी फॉर्मेलिन का सॉल्यूशन होता था वहाँ पर आपको अक्सर क्या देखने को मिलेगा कि आपकी जो आईज है ना वो ईच करने लगेगी, आंसू बहने लगते हैं यूजुअली, तो थोड़ा आपको टिकलिंग जैसा भी आईज में फील होता है, बिकॉज दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन। सो दिस इज द न्यूज रिगार्डिंग कि जितनी भी फिशेस जो है, ठीक है, जितनी भी आंध्र प्रदेश से फिशेस आ रही थी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की तरफ, उनमें ये नोटिस किया गया कि फॉर्मेलिन की मात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा है। सो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं सी फिशेस जो है आप जो भी कंज्यूम करते हैं, ठीक है, जो भी मांसाहारी है और जो फिश को खाते हैं, ठीक है, उन्हें पता होगा, वो गैस कर सकते हैं कि ये जो फिश है वो कितनी फ्रेश है। ठीक है, तो अक्सर क्या होता है, क्योंकि डिस्टेंस आप देखिए आंध्र प्रदेश से नॉर्थ ईस्ट तक पहुंचाना है हमें, तो तब तक क्या होता है कई बार कंसाइनमेंट डिलेज हो जाते हैं और जो वो फिश है वो सड़ने लग जाती है, बिकॉज जैसे कि मैंने आपको कहा था डेड होने के बाद कोई भी बॉडी जो है वो डिकेइंग प्रोसेस अपना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, सो फिश इज ऑल्सो बेसिकली अ डेड बॉडी। सो क्या करते हैं जितने भी फार्मर्स होते हैं जो इनका प्रोडक्शन करवा रहे हैं, एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हैं, फिशरीज को भी देख रहे हैं, वो अक्सर फॉर्मेलिन का यूज़ कर लेते हैं ताकि वो ख़राब ना हो, वो प्रिजर्व ना हो। सो बेसिकली अगर आपने ये जितनी भी फिशेज है इनको प्रॉपरली वॉश नहीं किया, प्रॉपरली वॉश से मीनिंग है इसके स्केल्स को भी रिमूव करना होता है, यू हैव टू रब इट प्रॉपरली इन ऑर्डर टू रिमूव द फॉर्मेलिन। So when you have not done that, it can cause danger, and that danger is basically कि आपको ना एब्डोमिनल पेन होगा, ये तो इनिशियल स्टेज में, पहले धीरे धीरे पेट में दर्द होगा, फिर वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी। द पर्सन कैन इवन, अगर आपने बहुत ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम कर लिया देन द पर्सन कैन गो इनटू कोमा, देयर कैन बी रीनल इंजरी, किडनी फेलियर भी हो सकता है, अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है। सो फॉर्मलडिहाइड आई वुड से कि अगर आपको कहीं पे लग रहा है कि मैं इनडायरेक्ट वे में भी मेरी बॉडी में वेपर्स के फॉर्म में अगर वो फॉर्मलडिहाइड जा रहा है देन मेक श्योर टू अवॉइड सच सब्सटेंसेस। ऑलराइट, दिस इज ऑल अबाउट फॉर्मलडिहाइड। ऑलराइट, सो दिस इज इज न्यूज फ्रॉम जनवरी 24, ठीक है, काफी रिसेंट है, जहां पर ये बोला गया है कि फर्स्ट टाइम ऐसा अब तक पहली बार हुआ है
कि एनुअल कैडेवर डोनेशंस जो है वो 1000 क्रॉस हुए इन 2023 का डेटा है। नाउ जस्ट इमेजिन, मैंने ये इसलिए डेटा रखा है सो दैट यू कैन पुट द कंपैरिजन। जो रिकमेंडेशन है, ठीक है, कि कितने स्टूडेंट्स के बीच में एक कैडेवर होना चाहिए, मेडिकल स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करनी होती है। आई विल शो यू अ पिक्चर ऑफ माइन, ठीक है। दिस वाज माय फर्स्ट ईयर ऑफ एजुकेशन। मैंने ये कैडेवर को जो है थोड़ा सा ब्लर आउट किया है बिकॉज आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल वुड बी कंफर्टेबल। कुछ लोग इस तरीके से ऐसे दृश्य जो है वो देख नहीं पाते, तो उनकी सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए मैंने उसको थोड़ा ब्लर आउट किया है, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली माय फर्स्ट डाइसेक्शन आई वाज डूइंग on the back of the region. So you can see that we have to do practice, ठीक है। हमें नहीं पता है कि बॉडी में क्या क्या चीज़ें हैं, मैं उसको कैसे ठीक करूँगी जब तक मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं होगा। So we need to practice. Now we had a group of almost, we were 500 students in one class. 2 बैचेस में डिवाइड होता था, that means one batch of 250 students has only one single cadaver to practice. अब आप सोचिए कि मैंने अभी सिर्फ एक कट किया है, उसके बाद सोचिए अगर फैकल्टी बोल देता है नेक्स्ट पर्सन, क्योंकि हर किसी को चांस देना है। यूजुअली क्या होता था कि कैडेवर तो आप टेबल पर ही रखोगे, ठीक है, जो आपकी एक टेबल होती है, प्लिंथ हम उसे कहते हैं मेडिकल टर्म में, आप उस प्लिंथ पे उसे रखते हैं एंड देन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग वॉट एवर द फैकल्टी सेज, ठीक है। सो ऐसे सिचुएशन में जो उसके आसपास है, जो शॉर्ट हाइटेड उसके आसपास खड़े हैं, उन्हें तो सब कुछ क्लियरली दिख जाता था, ठीक है, पर जो पीछे की तरफ है, और मान लीजिए कुछ शॉर्ट हाइटेड लोग हैं जिन्हें चांस नहीं मिला आगे आने का, वो तो पीछे ही रह गए, तो उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, उन तक तो बस कान में आवाज़ जा रही है कि ठीक है किसी ने ये स्टेप किया है और ये बातें कही है, ठीक है। So such things are very difficult when you have so many students and you have just one cadaver body. So it was recommended that for at least 10 students one body is recommended. आप इसको दोबारा से समझिए, एक बॉडी कितने स्टूडेंट्स के लिए होनी चाहिए? for 10 students. अब हमारे पास कितनी है? 2023 में टोटल डोनेशंस ही हुए थे 1000। कैलकुलेशन करिए कि कितनी मेडिकल कॉलेजेस है भारत में, ठीक है, उन मेडिकल कॉलेजेस में कितने स्टूडेंट्स हैं जो मेडिकल की स्टडी कर रहे हैं। तो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को ज़्यादातर इसकी ज़रूरत पड़ती है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को समझने के लिए, तो कितने उसमें से फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। जब आप ये कैलकुलेशन बिठाते हैं और एट द एंड व्हेन यू कंपेयर हाउ मेनी कैडेवर्स डज द यूनिवर्सिटी और द कॉलेज हैज़, then you will know that no, not everyone is getting access to this. Now is this the only option? See, मैंने तो अभी सिर्फ एक इमेज ब्लर की थी, किस लिए की थी? मुझे लगा कि शायद ये दृश्य आप लोगों के लिए उतना सुटेबल नहीं होगा, किसी को ये देखना शायद पसंद ना हो, ठीक है। मैं इसे कई बार ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन भी समझती हूँ। वेदर अ पर्सन इज लाइव और डेड, to respect the body is very important. So every time before cutting we used to thank the person for donating the body, ठीक है। We used to pray that wherever this person's soul is, may he be resting in peace, and we are thankful to the person कि आपने हमें अपनी बॉडी रिसर्च के लिए और स्टडी के लिए डोनेट की है। बिकॉज ऑफ यू मे बी सम डे वी आर गोइंग टू बी अ गुड डॉक्टर and we hope that we are as efficient in performing our duties as were you. Okay, so we also felt that pain कि हमें एक किसी, मतलब आप एक बार सोच के देखिए, वो अभी हम उसे कैडेवर कह रहे हैं, ठीक है, बट वो रिलेशन में किसी के फादर हो सकते, किसी के मदर हो सकते, किसी के सन हो गए, सो दे हैड अ रोल टू प्ले, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बीच में इमोशंस ज़रूर आते हैं। So my concern over here is this the only option? No, we have various other options. What are those? This is a brilliant option. This is actually a simulation. इसको हम क्या कहते हैं? Simulation. Simulation का मतलब ये होता है कि जैसा कोई चीज़ ओरिजिनल है, जैसी कोई चीज़ ओरिजिनल है, उसका एक आर्टिफिशियल रूप क्रिएट करना, ठीक है। अब सोचिए कि डोनेशंस इतने कम आ रहे हैं,
प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है, बट क्या ये ज़रूरी है कि हम एक बॉडी पर ही प्रैक्टिस करें? अब तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो चुकी है, सो नाउ सच आर्टिफिशियल सिलिकॉन बॉडीज हैव बीन डेवलप्ड। देखिए इसमें से यहाँ से पास हो रही है वेन्स, आर्टरीज, बहुत छोटी छोटी है, इन्होंने यहाँ से लिगामेंट्स पास करने की कोशिश की है, ठीक है। टू एक्सप्लेन द स्टूडेंट्स, ये जो आप देख रहे हो दीज आर मसल्स, ठीक है, ये जो पिंकिश कलर आपको दिख रहा है, ऑल दीज आर स्केलेटल मसल्स, ठीक है। सो द वर्ड टू यूज हियर इज साइमुलेशन। अगर इससे रिलेटेड आपको टॉपिक कहीं पे मिलता है regarding organ donation or body donation, basically cadaver donation, so you can mention in the way forward that it is high time that we need to move forward। हमें अब ऐसी न्यू टेक्नोलॉजीज अपनानी चाहिए कि हम ऐसी आर्टिफिशियल बॉडीज का यूज कर सके। Now this particular body is 3D, it is made up of silicon, okay। The another option available for us is such digital platforms, ठीक है। जैसा कि हमारा ये पैनल है जिस पे हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इसी तरह की से एक टेबल होती है, जैसा आपका डाइनिंग टेबल है, उस टेबल पर स्क्रीन होती है और उसी स्क्रीन पे आपको बॉडी दिखती है। यू कैन एक्चुअली ट्राई टू ऑपरेट ऑन दैट बॉडी, ठीक है, आप कोशिश कर सकते हो। इफ़ यू मेक एन एरर, अगर आपने कोई एरर किया तो तुरंत वहाँ पे बजर बजता है। एरर कैसा हो सकता है? आपने किसी आर्टरी को कट कर दिया, किसी मेन ब्लड फ्लो को कट कर दिया, या आपने किसी मसल को टेयर कर दिया, तो जैसे ही आप कोई रॉन्ग स्टेप करोगे क्या होगा? जो बजर है वो बजने लग जाएगा, ठीक है। सो दीज आर बेटर ऑप्शंस। नाउ वन मोर थिंग आई वांटेड टू शेयर विद यू, okay, in a first 95-year-old woman's body was donated to AIMS। न्यूज है मई 2024 की। Be thankful to this old lady's family who donated her body to AIMS for research purposes and for medical students। Now my concern over here, जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इसमें से हमें क्या न्यूज़ लेनी है। दिस लेडी बिलोंग्ड टू राजकोट, ओके। अब इसमें से इम्पॉर्टेंट बात जो आपको समझनी है कि बॉडी डोनेट कौन करता है, कैसे करता है, ठीक है, क्या मैं मरने से पहले डिसाइड कर सकती हूँ? सो बेसिकली जैसा कि ऑर्गन डोनेशंस के साथ होता है, ऑर्गन डोनेशन में आपकी बॉडी का एक पर्टिकुलर ऑर्गन जो आपने प्लेज किया है, आपने प्लेज किया है कि हाँ अगर मेरी डेथ हो जाती है तो ऐसे में मेरा ऑर्गन जो है वो डोनेट कर दिया जाए, ठीक है। तो जैसे कि आइज डोनेशन होता है, लीवर का डोनेशन हो सकता है, हार्ट का हो सकता है, ऑलमोस्ट हर ऑर्गन, इवन आपकी जो स्किन होती है, आप अपनी स्किन भी डोनेट कर सकते हैं, ऑलराइट। सो जिस तरीके से प्रोसेस ऑर्गन डोनेशन का होता है, सेम प्रोसेस बॉडी डोनेशन के लिए भी होता है। या तो आप मरने से पहले खुद ही एक सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, या फिर आपकी डेथ के बाद अगर आपके फैमिली मेम्बर्स की इच्छा है, अगर वो अलाउ करते हैं तो वो डोनेट कर सकते हैं। और उनके अलावा कौन डोनेट करता है? अनक्लेम्ड बॉडीज़। अनक्लेम्ड बॉडीज़ जो पुलिस के पास है, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ बॉडीज़ ऐसी होती है जो मॉर्चरी में रखी जाती है, काफ़ी सालों तक रखी जाती है, उसको प्रिजर्व किया जाता है, बिकॉज वी डोंट नो कि ये डेथ कैसे हुई थी और ये पर्सन कौन है, उनकी कोई पहचान नहीं की जा सकी। मोस्टली जो स्ट्रीट्स पर रहते हैं, जो ऐसे बीपीएल से भी नीचे जो गरीब लोग होते हैं, जिनके पास घर नहीं है रहने के लिए, कहीं सड़क पे वो रह रहे थे, किसी दुर्घटना में उनकी मौत हो गई, पर उनका पहचान करना बहुत मुश्किल है क्योंकि आइडेंटिटी कार्ड्स हर कोई कैरी नहीं करता है। तो पुलिस जो है इन चीज़ों की आइडेंटिफिकेशन करती है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है, इवन फोटोग्राफ्स जो है वो न्यूज़पेपर में दी जाती है, बट अप टू अ सर्टेन टाइम। अगर एक समय के बाद में भी कोई जवाब नहीं आ रहा कहीं से भी, then they have two options, either to cremate the body according to the process they want, वो कुछ भी कर सकते हैं कि उन्हें किस तरीके से उसको क्रीमेट करना है। अदरवाइज द ऑप्शन इज दैट दे कैन डोनेट इट टू द नियरेस्ट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो पुलिस वाले भी ये डोनेशन कर देते हैं, ऑलराइट। I hope many of you will select to donate or pledge
that we are going to donate a certain body parts. Alright, that is completely your wish. So we complete this first topic over here. But I also forgot to mention one thing कि हमने फॉर्मल्डिहाइड की बात की थी. हमने फॉर्मल्डिहाइड की बात की थी कि वो प्रिजर्वेशन के पर्पस के लिए यूज होता है. एंड आई ऑल्सो टोल्ड यू इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द वुड इंडस्ट्री. Make a list of other things where formaldehyde solution is used. Okay, your main topic here was to understand the use of formaldehyde and understand is this a dangerous constituent. ये जो product है ये काफ़ी dangerous है. Could it be fatal? Alright, you have to find out these things. Moving on further to our next topic. Alright, this is a random. I took this screenshot particularly from Daily Hunt. ठीक है, अब वहाँ पर है ना रिलायबल न्यूज़ तो नहीं होती, बट मैंने इसलिए लिया बिकॉज यहाँ से कनेक्टेड एक टॉपिक मुझे लगा कि आप लोगों को समझना चाहिए. ठीक है, सो बेसिकली कर्नाटका इज सेइंग दैट दे आर गोइंग टू क्रैक डाउन टी. ठीक है, जो चाय की पत्तियां हैं अब उनके ऊपर भी कहीं कहीं पे वो पता लगाएगी और कुछ बैन इम्पोज करेगी आफ्टर गोभी मंचूरियन एंड कॉटन कैंडी. तो 2024 की शुरुआत में आपने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में कर्नाटका में 2 जगह पर एंड इवन इन गोवा गोभी मंचूरियन वॉज बैंड. तो गोभी मंचूरियन में ऐसा क्या है, गोभी है और वो कुछ एक डिश बना रहे हैं, बट वाई इज इट हार्मफुल. एक ऐसी डिश को क्यों बैन किया गया, बिकॉज इट कंटेन्ड अ सिंथेटिक कलर. ठीक है, उसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए, उसे एक पर्टिकुलर रेड कलर का टिंट देने के लिए कि वो थोड़ा अट्रैक्टिव दिखे और लोग इच्छा करेगी उन्हें उसे खाए, आके हमारी सेल्स बढ़े. ठीक है, इस पर्पस के लिए धीरे धीरे क्या हुआ, इन चीज़ों में एक कलरेंट ऐड होने लग गया. कॉटन कैंडी जो है बहुत पॉपुलर है, हर कोई खाता था. बचपन से आप देख रहे होंगे स्कूल के बाहर एक कोई बूढ़े बाबा खड़े होते, एक डंडा लगा लेते और बहुत सारी कॉटन कैंडीज उनके पास होती थी. तो ये आप सोचिए कितनी पुरानी चीज़ है, बट अब जाकर पता चल रहा है कि ये कितनी खतरनाक है. ठीक है, सो लेट अस फाइंड आउट कि कॉटन कैंडी में ऐसा क्या है. एक्सक्यूज मी. सो देर आर मैनी फूड कलरेंट्स यूज्ड. ठीक है, अलग अलग तरीके के होते हैं और ये फूड कलरेंट्स सिर्फ आपको स्ट्रीट फूड में नहीं मिलता, रेगुलरली आप कंज्यूम भी कर रहे हैं इन्हें. आप अगर कोई दवाई लेकर आए हैं तो आप एक बार देखिएगा ऑन द बैक साइड जहाँ पर इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, अक्सर उनमें मेंशन्ड होता है कि इसमें हमने एडिटिव फूड कलर डाला है. बोलने के लिए वो फूड कलर होता है, बट समटाइम्स दे आर डेंजरस टू अस एज वेल. इवन वो जो मेडिकेशंस का कलर है वो भी हमें रिएक्शंस दे सकता है इफ़ यू आर सेंसिटिव टू इट. ओके, सो लेट अस सी 4 फूड कलर्स दैट आर हार्मफुल. द फर्स्ट वन इज रोडामाइन बी. रोडामाइन बी वही है जो कॉटन कैंडी में मिला था. ठीक है, रोडामाइन बी इज द फूड कलर. नाउ व्हाई, एक बार आप सोच के देखिए क्यों डेंजरस है. इट इज एन इंडस्ट्रियल डाई. इंडस्ट्रियल डाई का मतलब है कि कलर करने के लिए इसे यूज किया जाता था. मान लीजिए साड़ी है वाइट कलर की, उसे पिंक कलर देना है, रेडिश कलर देना है, कलर डिपेंड करता है आपने कितनी अमाउंट में डाई डाला है. ठीक है, तो एक बार सोच के देखिए खुद कि ऐसी डाई जिससे हम अपने कपड़ों को कलर कर रहे हैं, जो पेंट्स में यूज हो रही है, जो अलग अलग जगह पे इंडस्ट्री में यूज हो रही है, सोच के देखिए कि क्या वो हमारे कंज्यूम करने लायक होगी. ठीक है, so these are usually industrial dye and it was used because it was low cost. बहुत easily मिल जाता था, खर्चा कम होता था. आप जब एक्चुअल फूड कलर्स लेने जाते हो तो वो थोड़े कॉस्टली होते हैं. अब बेसिकली सेल्स बढ़ाने का पर्पस तो ये है कि कम खर्चे में ज़्यादा कुछ वो आपको ऑफर करे और आप खरीद ले. ठीक है, ये उनका टारगेट होता है. तो कॉस्ट कम करने के लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल था. नाउ दिस इज इलीगल. काफ़ी टाइम से भी ये चीज़ डिक्लेयर हो चुका था दैट यूजिंग रोडामाइन बी इज इलीगल, बट दे डिड नॉट लिसन एंड एज अ रिजल्ट अल्टीमेटली इट वॉज बैंड इन कर्नाटका. नाउ द इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर
मैं आपको इसकी डिटेल्स भी बता रही हूँ आगे। सो IARC जो कैंसर रिसर्च करती है, उन्होंने भी ये चीज़ बताई है दैट इट इज़ अ पोटेंशियल कार्सिनोजन। ठीक है, रोडामाइन बी को उन्होंने क्लासिफाई किया है, इट इज़ अ पोटेंशियल कार्सिनोजन, इट कैन अल्टीमेटली लीड टू लीवर कैंसर। ओके, द नेक्स्ट वन इज सनसेट येलो। नाम से बता रहे हैं, सनसेट येलो का मतलब है कि जैसे आप समझते हैं ना, थोड़ा ऑरेंजिश शेड होता है और थोड़ा डार्क येलोइश होता है, जैसा सनसेट के दौरान हमें दिखाई देता है। इट इज ऑल्सो अ सिंथेटिक डाई एंड इट इज यूज्ड इन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स। मैंने आपसे कहा था ना, कुछ दवाइयों में होता है। आप ना ज़रूर बच्चों की दवाइयाँ चेक करिए, जितने भी बच्चों के सिरप्स होते हैं उनके पीछे ये चीज़ लिखी होती है कि इसमें कौन सा कलर ऐड किया गया है। ठीक है, तो उसको आप एक बार पढ़िएगा। नेक्स्ट टाइम आपको जब भी ये इंग्रेडिएंट्स दिखाई दे तो एक बार सोचिए कि क्या ये हमें लेनी चाहिए। ठीक है, सो इट कैन बी यूज अलोन और इन कॉम्बिनेशन। सी, आप बेसिक चीज़ तो जानते हो ना, दो कलर्स को जब हम मिक्स करते हैं तो तीसरा कलर बन जाता है। तो आप डायरेक्टली भी सनसेट येलो को यूज़ कर सकते हो, या आप कुछ और कलर देना चाहते हो, जैसे आपने रोडामाइन बी एंड सनसेट येलो दोनों को यूज़ किया तो आपको एक अलग शेड दिखाई देगा। सो इवन दैट कैन बी डन। नाउ दिस थिंग पर्टिकुलरली कॉजेज, दिस इज गोइंग टू कॉज यू एलर्जी एंड स्किन रैशेस। ठीक है, एलर्जी हो सकती है, स्किन रैशेस हो सकते हैं। स्किन रैशेस कैसे है, इसका पर्टिकुलर नाम जो है वो है अर्टिकेरिया। अर्टिकेरिया क्यों बता रही हूँ आप लोगों को कि ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो अगर हम किसी फैमिली में हैं तो हमें पता होना चाहिए। कल को बच्चों को भी हो सकती है, छोटे बच्चों को, आपको भी हो सकती है। इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। आपको पता होना चाहिए कि अगर बॉडी में ऐसा कोई रिएक्शन हुआ है, सो व्हाट इज द इमीडिएट थिंग दैट आई हैव टू डू। ठीक है, बहुत बेसिक है। मैं आपको अर्टिकेरिया की एक पिक्चर बताती हूँ। सी, दिस इज व्हाट इज अर्टिकेरिया दैट लुक्स लाइक। दिस इज अ प्लैच। ठीक है, मान लीजिए बैक ऑफ द स्किन है। सो व्हाट हाउ इट बिगिंस इज, फर्स्टली द पर्सन विल फील इची, थोड़ी बहुत उन्हें खुजली महसूस होगी। वंस द पर्सन स्टार्ट्स स्क्रैचिंग हिमसेल्फ, ठीक है, धीरे धीरे पर्सन जब उस पर खुजाना शुरू करते हैं तो ना पहले तो ये छोटा सा पैच होता है, फिर ये पैच धीरे धीरे देखिए कितना बड़ा हो गया है। ठीक है, ये इतना बड़ा पूरा पैच हो गया है यहाँ पर। तो ये बेसिकली ऐसा आपको लगेगा कि मुझे किसी इंसेक्ट ने काट लिया है। ठीक है, बट इट्स एक्चुअली अ स्किन रिएक्शन जो हो रहा है इंटरनली, बिकॉज कुछ आपने कंज्यूम किया है उसकी वजह से। ऑलराइट, so this is what is urticaria. Going back to our topic, then we have carmosine. ठीक है, कार्मोसिन गिव्स यू, दिस इज ऑल्सो एंड इट गिव्स यू अ रेड कलर। ठीक है, ये रेड इतना क्यों यूज होता है फूड कलरिंग में, एक बार सोच के देखिए, व्हाई रेड इज सो पॉपुलर इन फूड कलरिंग। इट अट्रैक्ट्स पीपल, है ना। आर्टिफिशियल एप्पल्स मिठाई की दुकान में देखे होंगे ना, पेंट कर देते हैं स्वीट के ऊपर बाहर, कि है तो एक्चुअली वो मिठाई ही, सेम कंटेंट है, उसके बाहर पेंट कर दिया और ऐसा दिखने लगता है कि नहीं ये तो एप्पल जैसा दिखाई दे रहा है। आप केक्स भी देख रहे हैं, आजकल जो केक चल रहे हैं फॉन्डेंट केक्स कहा जाता है, दे आर यूजिंग अ लॉट ऑफ फूड कलर्स। ठीक है, क्योंकि पीपल वांट इंटरेस्टिंग न्यू थिंग्स टू ईट ऑल्सो। सो केक्स में भी इतनी वैरायटी चल रही है कि ब्लू कलर के केक्स है, ग्रीन कलर के है, तो फॉन्डेंट जो होता है उसमें भी मिक्स किया जाता है फूड कलर, एंड जितनी भी क्रीम्स होती है उसमें भी फूड कलर मिक्स किया जाता है। सो बेसिकली यू आर ऑल ईटिंग सिंथेटिक डाइज. So they have, IARC has classified this as a category 3 carcinogen. I am coming to this, what are the categories of carcinogen. Okay, we are shortly studying it. It is going to affect consumption. The consumption is going to affect your liver, kidneys and can trigger behavioral changes among children. ठीक है, अडल्ट में तो ये सारी चीजें दी, बच्चों में क्या कर सकती है, दो रेस्पिरेटरी एलर्जीज कर सकती हैं, skin reactions, I'm sorry, it's actually 3, and it can also cause behavioral issues in children. I hope many of you know that eating a lot of sugar can make a child hyperactive.
Okay, a lot of sugar can make a child hyperactive. So similarly, eating this particular dye frequently और in large amounts, कि कोई बच्चा है जिसको मोमोज की चटनी बहुत पसंद है, चटनी एकदम तीखी रेड दिखे उसके लिए भी उसमें कलर ऐड किया जाता है, बहुत फ्रिक्वेंटली खा रहा है, आप ऑब्जर्व करोगे कि उस बच्चे में भी बिहेवियरल इश्यूज स्टार्ट हो गए. तो बिहेवियरल इश्यूज कहाँ से आ रहे हैं? समवेयर द डाई इज अफेक्टिंग द पर्सन्स ब्रेन ऑल्सो. तो ऐसा क्यों खाना कि जिससे हमारे ब्रेन पर भी असर हो. ओके, सो ट्राई टू प्रोवाइड हेल्दी होम कुक्ड फूड. द नेक्स्ट इज tartrazine. Now tartrazine is very common. It is a yellow color dye. Okay, and it's very common. बहुत सारी दवाइयों में यूज होता है, बट जो रिएक्शन है वो किसी किसी में होता है. ठीक है, हर किसी को ऐसा नहीं है कि रिएक्शन हो जाएगा. मे बी यू आर टेकिंग अ पर्टिकुलर कप सिरप वेरी फ्रिक्वेंटली, कि आपको हर दो महीने में जुकाम हो रही है और आप ये पर्टिकुलर कप सिरप ले रहे हो, उसकी वजह से भी आपको रिएक्शंस हो सकते हैं. कैसे कैसे? एक्जिमा हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, यानी कि जो आपके लंग्स है वो अफेक्ट हो सकते हैं. यू कैन गेट एंजियोइडीमा, आपके हार्ट की बॉर्डर्स पर, हार्ट की जो कवरिंग है उसमें स्वेलिंग हो सकती है. ठीक है, एंड इट कैन ऑल्सो अफेक्ट योर थायराइड ग्लैंड एंड अदर हार्मोन लेवल्स. ठीक है, तो इम्बैलेंस क्रिएट कर सकती है आपके हार्मोन लेवल्स में. ऑलराइट, सो दीज आर वेरियस डाइज दैट वी स्टडीड. आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि ये 4 ऑप्शंस दे दिए और ऑप्शंस दिए कि व्हाट इज दिस एक्चुअली, फूड कलर है या ये किसी सैटेलाइट्स के नाम है ना. आपको ऑप्शंस देंगे अलग अलग कि ये क्या है. मे बी इट इज अ टेक्सटाइल क्लॉथ, सो यू हैव टू सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. नाउ मूविंग ऑन फर्दर, जैसे कि मैंने आपको बताया था, 3 ऑफ दीज फूड कलर्स दे वर कार्सिनोजेनिक. ठीक है, कार्सिनोजेनिक शब्द हम कब यूज करते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जो कैंसर कर सकते हैं. ठीक है, जो प्रमोट करते हैं कि हाँ कैंसर होने के चांसेस उन सब्सटेंस की वजह से बढ़ जाते हैं. तो इन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, 1, 2 एंड 3. कैटेगरी 2 को फर्दर डिवाइड किया है 2A एंड 2B में. ठीक है, क्या ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है? नॉट डायरेक्टली, प्रीलिम्स में आने के चांसेस बहुत कम है. मैं चाहूंगी कि आप इसको एक बार समझें. सो बेसिकली अगर कभी आपको इसे मेंस में यूज करना पड़ा, कहीं ना कहीं अगर ऐसा कोई टॉपिक आता है, तो आपके पास इतनी नॉलेज रहेगी कि आप सुपरफिशियली इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हो. तो कैटेगरी 1 में कौन आते हैं? दे आर बेसिकली कार्सिनोजेनिक टू ह्यूमंस. ठीक है, तो इसमें हमें डेफिनेटली पता है कि ये जो पर्टिकुलर चीज है इसके एक्सपोजर से कैंसर होगा ही होगा. ठीक है, आप अगर लॉन्ग टाइम तक एक्सपोजर रखोगे देन देयर आर हाई चांसेस ऑफ डेवलपिंग कैंसर. इट कुड बी एनी कैंसर, कैंसर की बहुत सारी वेराइटीज होती है, इट कुड बी एनी टाइप. ग्रुप 2A says is probably carcinogenic. प्रोबेबली का क्या मतलब होता है? कि थोड़े चांसेस हो सकते हैं. ठीक है, जैसे कि हमें ये चीज तो पता है कि माइक्रोवेव कुक्ड फूड इज कार्सिनोजेनिक, राइट? सो इट कम्स इन कैटेगरी 1. ऑलराइट, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि माइक्रोवेव में रेगुलरली जो खाना खा रहे हैं उसमें उसको रीहीट करके, ठीक है, आपने कुक्ड फूड को कंटेनर में डाल के, किसी प्लास्टिक कंटेनर में डालकर जो माइक्रोवेव फ्रेंडली है उसमें कुक किया. सो व्हाट इज हैपनिंग? देयर आर अ हाई चांसेस दैट यू कैन गेट कैंसर बिकॉज ऑफ दैट. मैंने एक दिन खा लिया था, क्या मुझे कैंसर हो जाएगा? ऐसे नहीं होता है. इट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स. आपकी लाइफस्टाइल देखी जाती है, उसकी स्टडी की जाती है कि एक दिन माइक्रोवेव कुक्ड खाना खाने से ही नहीं हो रहा, बट आप रेगुलरली क्या कर रहे हो, आपके एक्सपोजर में कौन कौन सी चीजें हैं. वुमेन्स हैव टू मेक श्योर कि आप जितने भी कॉस्मेटिक्स यूज कर रहे हो हमेशा पहले उनके इंग्रेडिएंट्स को जरूर चेक करिए. बिकॉज कॉस्मेटिक्स को क्या चीपर बनाने के लिए जो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं दे आर मोस्टली कार्सिनोजेनिक. एंड नॉट इवन चीपर कॉस्मेटिक्स, आप बहुत महंगे प्रोडक्ट्स भी यूज करते हैं, 2500-3000 की भी लिपस्टिक्स आती है. ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स दे आर कार्सिनोजेनिक.
सो प्रिफर टू यूज दिस नेचुरल ब्यूटी, जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं. बीट रूट जूस कैन बी यूज एज अ लिपस्टिक टिंट. देर आर मेनी अदर एग्जाम्पल्स. ऑलराइट. ग्रुप 2B इज पॉसिबली कार्सिनोजेनिक. यहाँ पे क्या था, प्रोबेबली, कि हाँ चांसेस ज्यादा है. पॉसिबली का मतलब है कि थोड़ा बहुत हो सकता है, अगर और फैक्टर्स मिल गए तो हो जाएगा. ठीक है. एंड ग्रुप 3 इज द सिंपलेस्ट. इट इज अनक्लासिफाइबल एज कार्सिनोजेनिक इन ह्यूमंस. यानी कि ह्यूमंस में अभी तक हमें पक्का नहीं पता है, रिसर्च चल रही है. हाँ, चांसेस ज्यादा है कि दे आर कार्सिनोजेनिक, बट वी डोंट हैव द प्रूफ एंड एविडेंसेस एज ऑफ नाउ. तो उसे हम कैटेगरी 3 कार्सिनोजेंस में काउंट करते हैं. ऑलराइट, शैल वी मूव फर्दर? ऑलराइट. See, I have also tried to mention the sources. They are hidden because of the panel. ऑलराइट. मुझे किसी स्टूडेंट ने कहा था कि आप इंडियन एक्सप्रेस के भी आर्टिकल्स इंक्लूड करिए. सो आई वांटेड टू इन्फॉर्म, आई एम नॉट ओनली यूजिंग द हिंदू, देर आर मेनी न्यूज़पेपर्स इंक्लूडेड. ठीक है. इवन लोकल न्यूज़पेपर्स के भी आर्टिकल्स इसमें होते हैं, इंक्लूडिंग दैनिक भास्कर, वी हैव दैनिक जागरण ऑल्सो, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस. ठीक है. तो हम भेदभाव नहीं करते अखबारों में. हम देखते हैं कि कहाँ पर कोई ऐसी न्यूज़ है जिसके थ्रू हम आपको कुछ समझा सके. दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अस. ठीक है. अब इसमें आपको क्या समझना है, एक बार देखते हैं. यहाँ पर कौन है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. किसका नाम है, फर्क नहीं पड़ता. सो द थिंग इज, द टॉपिक हियर इज मर्सिनरी स्पाईवेयर. ठीक है. एप्पल यूजर्स को वार्निंग दी गई है कि एक मर्सिनरी स्पाईवेयर है. सो दे हैव टू बी अलर्ट. अब बी अलर्ट का क्या मतलब है, बेसिकली डोंट क्लिक ऑन लिंक्स, ऐसे लिंक्स पे जो आपके रिलायबल सोर्सेज से नहीं आए. मान लीजिए कोई रैंडम नंबर से आपको लिंक भेजा जा रहा है, बोला है कि यू हैव गॉट दिस लॉटरी, प्लीज ओपन द लिंक. तो ऐसे मैसेजेस आपको नहीं ओपन करने हैं. कुछ ऐसे मैसेजेस भी आ रहे हैं आजकल, दैट यू हैव बीन क्रेडिटेड दिस मच अमाउंट इन योर वॉलेट. सो इवन यू डोंट हैव टू ओपन सच लिंक्स. ठीक है. सो लेट अस अंडरस्टैंड कि ये स्पाईवेयर्स क्या होते हैं. सो देर आर वेरियस कैटेगरीज ऑफ साइबर थ्रेट. साइबर थ्रेट इज रिलेटेड टू कंप्यूटर्स एंड रिलेटेड टू इंटरनेट. जो नए खतरे हमें देखने को मिल रहे हैं वो है साइबर थ्रेट, एंड दिस इज द चैलेंज. इसके ऊपर एक पूरा सेपरेट साइबर सिक्योरिटी का एक टॉपिक है IAS में. ऑलराइट. Even RA students and MPPSC students have to study this. This is related to science and technology as well. So you definitely have to pay attention. Alright. So what is a malware? Malware is something, yes, I am not calling it as malware. This is not malware. It is called as malware. Okay. Anything that starts with MAL, you don't have to call it mal. For example, malnutrition. ठीक है. ये मोस्ट कॉमन मिसप्रोनाउंस्ड वर्ड है. इट इज नॉट माल न्यूट्रिशन, इट इज मॉल न्यूट्रिशन. ऑलराइट. सो malwares are malicious software designed to harm and exploit systems. तो बेसिकली malwares क्या करते हैं, ये एक बार आपके सिस्टम में एंटर हो गए तो ये आपके सिस्टम को हैंग कर सकते हैं, उसकी फंक्शनिंग को इंटरप्ट कर सकते हैं. ठीक है. किसी भी फॉर्म में वो malware आपके PC तक, आपके जितने भी गैजेट्स हैं उनमें आ सकता है. मे बी बिकॉज ऑफ अ पेन ड्राइव, मे बी बिकॉज ऑफ डाउनलोडिंग सम कंटेंट दैट वाज नॉट स्कैन्ड वाया एंटीवायरस. कई बार एंटीवायरसेस भी फेल हो जाते हैं. इवन इफ यू स्कैन, दे डोंट गेट कॉट इजीली. ऑलराइट. देन देयर इज समथिंग नोन एज फिशिंग. फिशिंग बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है. मैंने जो अभी एग्जाम्पल्स दिए थे कि आपको फेक मैसेजेस आते हैं, इसी तरीके से फेक ईमेल्स भी आपके पास में आते हैं. ठीक है. फेक ईमेल्स में भी यही होता है ना कि आई एम पर्सन फ्रॉम नाइजीरिया एंड यू आर विनिंग दिस मच ऑफ लॉटरी, इतना अमाउंट है, बस आपको टोकन मनी डिपॉजिट करना है टू विदड्रॉ. जैसे ही आप टोकन मनी डिपॉजिट करते हो एंड देन दे स्टॉप रिप्लाइंग. ऑलराइट. सो दिस इज व्हाट वी कॉल इट फिशिंग. द नेक्स्ट वन इज रैंसमवेयर. सो व्हाट इज बेसिकली रैंसमवेयर? रैंसम का मतलब होता है फिरौती. सो रैंसमवेयर का पर्पस होता है कि वो आपके डिवाइसेस पे कब्जा करते हैं. ठीक है. वर्चुअल वे में,
एंड देन दे आस्क यू कि अच्छा आपको ये सब कुछ वापस चाहिए तो हमारे अकाउंट में आप पैसे डालिए. सो बेसिकली दैट इज रैंसमवेयर, डिजिटल वे. अब एडवांसमेंट्स आ गई है ना, तो अब फोन पे फिरौती नहीं मांगते हैं. दिस इज द न्यू वे ऑफ डिजिटल फिरौती. ऑलराइट, देन वी हैव DDoS अटैक्स. ठीक है, तो क्या होता है, इसमें डिसरप्शन होती है, आपकी जो बैंडविड्थ है उसको चेंज कर दिया जाता है. काफ़ी सारी मूवीज़ आपने देखी होगी, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड. आप ऐसे साइंस फिक मूवीज़ देखते हो कि ट्रैफिक सिग्नल्स जो है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्लेयर्स एक मूवी थी, उसमें एक सीन आया था जिसमें उन्हें एक रॉबरी करनी थी. उसके लिए उन्होंने जो ट्रैफिक सिग्नल्स है ना उन्हें जैम कर दिया था, उन्हें रैंडमाइज कर दिया था. तो उससे क्या हुआ, एक ब्लॉकेड क्रिएट हो गया. ठीक है, अचानक से सब कुछ मोशन में आराम से चल रहा है कि यहाँ पे तीन जगह पर तीन डायरेक्शंस में जो है वहाँ पे स्टॉप का साइन है, एक जगह पे गो का साइन है. नाउ ऑल ऑफ अ सडन इमेजिन कि आपका रेड था, रेड से सिग्नल जो है ग्रीन हो गया, सामने वाले का भी रेड से ग्रीन हो गया. यू बोथ आर गोइंग टू स्टार्ट योर कार एंड स्टार्ट ड्राइविंग. देन व्हाट्स गोइंग टू हैपन, एक्सीडेंट. एक्सीडेंट नहीं भी होगा तो रास्ता तो ब्लॉक हो गया. दैट वाज द पर्पस. तो इसी तरीके से दे हैव वेरियस अदर फंक्शंस टू डू. सिर्फ एक जैमिंग मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था. ठीक है, सो देर आर मेनी सच थिंग्स, और मैंने एक और इंक्लूड किया है, जस्ट गो थ्रू इट वंस. सो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग विच आर मोर इन न्यूज. ठीक है, बाकी भी आप देख सकते हैं एक बार. फॉर एग्जाम्पल दिस क्रिप्टो जैकिंग वॉज ऑल्सो इन न्यूज. ठीक है, बेसिकली ये क्रिप्टो करेंसी माइनिंग से रिलेटेड ही चीज होती है. एंड वाईफाई ईव्स ड्रॉपिंग, बिना आपकी परमिशन से आपके वाईफाई का एक्सेस करना. ठीक है, इवन दैट इज इंक्लूडेड इन अ साइबर थ्रेट. ऑलराइट, रेस्ट अदर यू डोंट नीड दैट मच. ठीक है, बट यू कैन जस्ट गो थ्रू इट वंस, क्वेश्चन आ सकता है. नाउ टेक सम टाइम एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. प्लीज पुट योर आंसर्स इन द कमेंट. मैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी इसे ट्रांसलेट कर दूंगी. So what the question says, WannaCry, Petya and Eternal Blue, तीन नाम है और पूछा गया है कि ये तीनों नाम किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं. इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं. अगर आप रेगुलरली न्यूज़ पढ़ते हो, अगर इनमें से कोई एक भी आपको पता है, WannaCry तो बहुत फेमस हुआ था, पेटिया इवन आई डोंट रिकॉल, इटर्नल ब्लू वॉज फेमस, और WannaCry तो बहुत ज़्यादा चर्चा में था. तो अगर आपको इनमें से एक भी पता है तो आप अपना आंसर इजीली टिक कर सकते हो. ऑलराइट, so please post your answers in the comment, so I will be satisfied that you are understanding the topic. Alright, so moving further, there is one more question for you. Let me translate it in Hindi. This was the 2020 question and it was quite easy. I would say easy because one of the statement it clearly says, मतलब आप थोड़ा भी लॉजिक भी अगर आप यूज करते हो ना तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, यू कैन इजीली सॉल्व इट. सो द क्वेश्चन आस्क्स, भारत में साइबर इंश्योरेंस जो दिया जाता है उनमें कौन से बेनिफिट्स जो है जिन्हें कवर किया जाता है. ऑलराइट, क्या क्या चीज़ें हैं अदर बेनिफिट्स में जिन्हें कवर किया जाता है. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट सेज, cost of restoration of the computer system in case of malware disrupting access. ठीक है, तो इन केस अगर आपके कंप्यूटर में कोई मॉलवेयर आ जाता है, ऐसे सिचुएशन में आपको जो भी चेंजेस करने हैं कंप्यूटर सिस्टम को रिस्टोर करने के लिए, तो वो इंश्योरेंस में कवर हो जाएगा. ठीक है, द नेक्स्ट वन इज कॉस्ट ऑफ अ न्यू कंप्यूटर. ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए. कॉस्ट ऑफ अ न्यू कंप्यूटर कब, इफ है ना, इफ मिसक्रिएंट विलफुली डैमेजेस इट, यानी कि मेरा मन हुआ, मैंने जानबूझकर अपने कंप्यूटर की स्क्रीन फोड़ दी. ठीक है, या फिर मैंने अपने सीपीयू को 5वें माले से नीचे फेंक दिया. मैंने सीपीयू को खोला, अंदर में पार्ट्स चेक करना चाह रही थी क्या क्या है, एंड मैंने गलती से उन्हें तोड़ दिया. सो क्या ऐसा इंश्योरेंस में कवर होगा? दिस इज व्हाट द स्टेटमेंट सेज. देन देयर इज कॉस्ट ऑफ हायरिंग अ स्पेशलाइज्ड कंसल्टेंट.
ठीक है, जो भी खर्चा आ रहा है आपको, जैसे कि मान लीजिए रैंसमवेयर का केस है, तो वो आपसे पैसे ऐंठने की कोशिश करेंगे, तो आप किसी कंसल्टेंट को हायर तो ज़रूर करोगे अगर आप एक कंपनी हो। तो ऐसे में जो आपका खर्चा आ रहा है, क्या वो इंश्योरेंस में इंक्लूडेड है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। एंड द लास्ट स्टेटमेंट इज कि ऐसे केसेस में अगर आपने कोई केस कर दिया कोर्ट में, अगर आपने कोई सूट किया है उनके अगेंस्ट में, तो जो खर्चा आया, क्या ये भी साइबर इंश्योरेंस में इंक्लूडेड होता है? ठीक है, तो आपको जवाब देना है, टेक योर टाइम। इट इज़ अ बिग लेंथी क्वेश्चन एंड अक्सर क्या होता है ना, ऐसे बड़े क्वेश्चंस देखकर हम घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि अरे ये तो आएगा ही नहीं, बट इनको प्रैक्टिकली सॉल्व करिए एंड आई विल गिव यू अ टेक्निक। ऑलवेज स्टार्ट सॉल्विंग फ्रॉम द बॉटम। ठीक है, सबसे पहले तो देख लीजिए क्या पूछा है, उन्होंने पूछा है करेक्ट आंसर, तो इसको आप स्क्वायर कर लीजिए, डजंट टेक मच टाइम। करेक्ट आंसर को आपने स्क्वायर किया तो आपको देखना है कौन से करेक्ट है, नीचे से शुरू करिए, एक एक स्टेटमेंट देखते जाइए एंड देन स्टार्ट टिकिंग कि हाँ ये आंसर राइट है, ये गलत है, ये स्टेटमेंट सही है, ये गलत है। ऑलराइट, शैल वी मूव फर्दर? ओके, another question that was asked in 2017, क्वेश्चन है कि भारत में इनमें से कौन सी संस्था के लिए ये लीगली मैंडेटरी है, कंपलसरी है कि ज़रूरी है उन्हें एक साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट की रिपोर्ट देनी होती है? ठीक है, इनमें से कौन है? तो सबसे पहले है सर्विस प्रोवाइडर्स, जैसे कि जियो का एयर फाइबर है, टाटा स्काई का खुद का एक डिजिटल कनेक्शन है जो ब्रॉडबैंड डेटा देता है, तो ये सब क्या है, सर्विस प्रोवाइडर्स है। क्या इन्हें कोई रिपोर्ट देनी होती है अगर साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट है? नेक्स्ट इज डेटा सेंटर्स, भारत में बहुत सारे डेटा सेंटर्स है, अगर उधर कोई घटना होती है तो क्या उन्हें रिपोर्ट देनी है? एंड थर्ड इज बॉडी कॉरपोरेट, जितने भी कॉरपोरेट इंस्टीट्यूशंस है, क्या उन्हें किसी भी घटना की जानकारी देनी होती है? सो सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड क्विकली कमेंट। इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, अगर किसी भी प्रश्न में दिक्कत आ रही है, आपको आंसर नहीं मिल रहा है, देन फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी वाया ईमेल और यू कैन पोस्ट कमेंट्स ऑन यूट्यूब एंड आई विल हेल्प यू देयर। मूविंग ऑन फर्दर, मेंस के लिए भी मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया है, ट्राई टू राइट इट डाउन। पहले थोड़ा सा कंटेंट आप बनाइए साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड एंड देन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, इट वॉज वेरी रिसेंट, 2022 में ही ये पूछा गया है। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड वी आर मूविंग फॉरवर्ड। ऑलराइट, सो दिस आर्टिकल इज अबाउट अ ड्रोन। 25 kg का एक जो पेलोड है ड्रोन का, उसको टेस्ट किया गया है वर्ल्ड्स हाईएस्ट पास में। तो अब हमारे पास दो चीजें हैं, आर्टिकल एक है, न्यूज क्या है, दो है, क्या क्या है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट पास, कौन सा है पता होना चाहिए अगर हाईएस्ट की बात हो रही है तो। ठीक है, एंड देन देर इज ड्रोन विद 25 kg, तो हमें इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्यों स्पेसिफिकली उन्होंने उसका वेट मेंशन किया है। तो ड्रोन की कैटेगरीज होती है एंड लेट अस सी व्हाट आर द कैटेगरीज। बिफोर दैट लेट अस सी व्हाट वाज द एक्चुअली व्हाट वाज दिस प्लेस जहां पर ये टेस्टिंग की गई है। सो लेट मी से this place is also included in the Guinness World Record because it is a place where at 19,024 feet, ठीक है, ऐसी पहली जगह है जहां पर इतनी ऊंचाई पे मोटरेबल रोड है। मोटरेबल रोड का मतलब है जहां पर आप अपना वाहन चला सकते हैं। ठीक है, मोटरेबल रोड का मतलब है ऐसी सड़क जहां पर वाहन का चलाना संभव है। ये दुनिया की सबसे ऐसी ऊंची जगह है जहां पर वाहन चलाया जा सकता है। ठीक है, लोकेशन कौन सी है, उमलिंग ला पास, पास का नाम क्या है, उमलिंग ला पास। ठीक है, हाइट में आपको बता चुकी हूँ 300 फीट।
जो डेटा है वो 300-400 का अक्सर वेरिएशंस कई बार होता है, क्योंकि डेटा वो भी कहीं और से लेते हैं, बट यू कैन कंसिडर इट एज अप्रोक्सीमेटली 19,000 फीट। ऑलराइट, एंड अर्लियर विच वॉज द पास, इससे पहले जो था वो था खारदुंगला। ठीक है, इससे पहले कौन सा था? खारदुंगला। तो जिन्होंने भी डेटा अपडेट नहीं किया वो तो अभी भी सोच रहे होंगे खारदुंगला है, बट इट हैज बीन चेंज एंड द न्यू वन इज उमलिंगला। ठीक है, किसने कंस्ट्रक्ट किया था? बीआरओ ने किया था। और किसमें किया था? प्रोजेक्ट हिमांक के अंडर किया था। कई बार पूछ लेते हैं कि ये कंस्ट्रक्ट हुआ था, एक स्टेटमेंट दे देंगे अंडर सो एंड सो प्रोजेक्ट। सो दिस पर्टिकुलर पास वाज क्रिएटेड अंडर प्रोजेक्ट हिमांक। प्रोजेक्ट हिमांक ने और भी उमलिंगला के अलावा 2 और चीजें भी कंस्ट्रक्ट की थी जो खुद भी अपने आप में बहुत बड़ी पहचान रखते हैं। ठीक है, और ये किसे कनेक्ट करता है? ये जो पास है ये चिसुमले विलेज और डेमचोक को कनेक्ट करता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी कई बार पूछ लेते हैं। अगर पास है यानी कि वो 2 जगह के बीच में एक पास है, तो वो कौन सी 2 जगह को कनेक्ट कर रहा है? यू हैव टू नो दिस थिंग्स। ऑलराइट, मूविंग ऑन फर्दर, हम अब ड्रोन्स की बात करेंगे। सो लास्ट जो रिपोर्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग ड्रोन्स का एक क्लासिफिकेशन किया गया था। एज फार एज आई रिमेम्बर लास्ट बजट में ही ये बताया गया था कि ड्रोन्स के फ्लाइंग के रूल्स क्या क्या रहेंगे। मे बी नॉट इन बजट, बट उसी समय के दौरान ये रूल्स आए थे कि कहाँ कहाँ पे परमिशन है, किन जगह पर आप ड्रोन्स को नहीं उड़ा सकते हो विदाउट एनी परमिशन। ठीक है, तो ये पूरा क्लासिफिकेशन आया था। उसी के साथ में ये बताया गया था कि जितने भी ड्रोन्स हैं वो किस तरीके से क्लासिफाई हो रहे हैं। सो बेसिकली दे आर अकॉर्डिंग टू देयर वेट। तो नैनो में हम काउंट करेंगे लेस देन 250 ग्राम। ठीक है, नैनो में क्या होगा? लेस देन 250 ग्राम। इससे कम जो भी होगा उसको हम क्या कहेंगे? नैनो में। माइक्रो में हम बोलेंगे 250 ग्राम से लेकर 2 kg तक। वो किस में होंगे? माइक्रो कैटेगरी में होंगे। स्मॉल में होंगे 2 kg से लेकर 25 kg। तो एक बार बताइए, जो ड्रोन चेक अभी अभी जो ड्रोन टेस्ट किया गया था वो कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करता है? आप सोचकर बताएं, कमेंट करें। मीडियम कैटेगरी में होगा 25 kg से लेके 150 kg, एंड लास्ट इज 150 kg से ज्यादा जो भी होगा। ठीक है, उससे ज्यादा जो भी होगा उसको हम लेंगे लार्ज कैटेगरी में। ओके, सो दीज आर द 5 कैटेगरीज टू क्लासिफाई अ ड्रोन। ऑलराइट, इस टॉपिक से बस इतना ही था। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल अगेन फ्रॉम द हिंदू। सो आयरन ओर एक्सपोर्ट्स राइज डिस्पाइट फॉल इन चाइनाज डिमांड। ठीक है, क्या क्या चीजें इससे लेनी है, हम धीरे धीरे इनको स्टडी कर रहे हैं। पहले हम इस आर्टिकल को जो है एक बार एनालाइज करते हैं। ठीक है, बेसिकली आज मैं जो वर्ड यूज करूंगी वो है इसे डिसेक्ट करते हैं। ठीक है, खोल के एक एक लेयर को देखते हैं इस आर्टिकल में क्या क्या है। तो ये कहा गया है कि डिस्पाइट अ डिमांड स्लो डाउन इन इट्स स्टील कंज्यूमिंग सेक्टर्स इन रियल एस्टेट। ठीक है, तो चाइना है जो सबसे ज्यादा इंपोर्ट कर रहा था आयरन ओर इंडिया से। ठीक है, सो चाइना एक ऐसी कंट्री है जो भारत का कभी कभी तो 70% से लेकर 90% तक इसका पहुंच गया है जो डेटा है वो। सो व्हाट दे आर सेइंग कि जो चाइना है वो अप टू 90%, कोविड का जो टाइम चल रहा था, सो ड्यूरिंग कोविड टाइम चाइना के जो इम्पोर्ट्स थे वो अप टू 90% पहुंच चुके थे। जस्ट इमेजिन कि इंडिया जितना भी एक्सपोर्ट कर रही है उसका 90% तो सिर्फ चाइना ले रहा था। ठीक है, सो टॉकिंग अबाउट आयरन ओर, दे यूज्ड इन इट रियल एस्टेट सेक्टर। ठीक है, वहां पे इसका यूज हो रहा था। अब हमारे लिए जो डेटा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि चाइना का तो बढ़ गया है बट शिपमेंट्स टू द नेबरिंग नेशन हैज फेल 10%। तो नेबरिंग नेशंस का कितना हुआ? 10% जो है ना वो अब तक गिर चुका है। ठीक है, जो हम एक्सपोर्ट्स कर रहे थे नेबरिंग नेशंस को वो 10% कम हो चुका है। ठीक है,
लास्ट 6 इयर्स में, है ना, लास्ट 6 इयर्स का डेटा बता रहा है कि चाइना इज द टॉप मोस्ट बायर, ठीक है। दिस इज द लाइन दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। वाई? पहले भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ चुके हैं, ड्रग्स को लेकर आ चुके हैं कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा हो रहा है, कितनी क्वांटिटी हो रही है एक्सपोर्ट। सो इवन आयरन ओर्स आर ऑलवेज अ हॉट टॉपिक, हर साल कुछ ना कुछ इसमें से न्यूज़ आती है। बट नाउ वी आर नॉट गोइंग टू स्टिक ऑन दिस डेटा ओनली, ठीक है। ये डेटा मेंस में हेल्पफुल रहेगा, सो नोट इट डाउन। बट अदर देन दैट व्हाट आर यू सपोज टू नो? तो आयरन ओर की बात हो रही है, तो ये सभी को पता होना चाहिए कि 4 तरीके के हमारे आयरन ओर्स होते हैं, मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, नीमोनाइट एंड सिडेराइट। ओके, सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड जो सबसे अच्छी क्वालिटी का बोला जाता है वो होता है मैग्नेटाइट। तो भारत में जो है ये ओर की कमी है, ठीक है। बट जहाँ अवेलेबल है वो कहाँ कहाँ है? कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, गोवा एंड केरला, ठीक है। अब इसमें कितना होता है? 72% मेटालिक आयरन होता है। हेमेटाइट में कितना है? 60 to 70% है। अब हेमेटाइट नाम सोचो, जहां भी ये हेम वर्ड आता है ना, हेमा हेमा समथिंग, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन सुना है ना, hemolysis, so that relates to something that is red in color, ठीक है। जो हीम वर्ड आता है that is related to something that is red in color। तो आप समझिए कि जो हेमाटाइट है that is also red and brown in color। ब्राउन क्यों कहा गया है? कि जब क्वांटिटी ज्यादा होती है ना तो वो जो रेडिश होता है ना वो थोड़ा ब्राउनिश दिखने लग जाता है, ठीक है। जैसे परसेंटेज थोड़ा कम होता है कि 60s के साइड पे अगर रेंज है तो फिर रेडिश दिखाई देगा, ठीक है। नेक्स्ट इज लिमोनाइट। इसमें कितना है? 30 to 40% है मेटालिक आयरन एंड सिडराइट हैज अबाउट 48%, ठीक है। सिडराइट जो है वो लो ग्रेड आयरन है, इसमें और भी बहुत सारी चीजें मिक्स्ड होती हैं, मोस्टली कार्बन ज्यादा होता है इसमें, ठीक है। मूविंग ऑन फर्दर, जब भी आप किसी भी मिनरल को स्टडी करो, मेक इट अ हैबिट, अगर मिनरल को आप स्टडी कर रहे हो तो आपको उसका ये डेटा पता होना चाहिए कि कितने रिजर्व्स है, कितना प्रोडक्शन है, कौन सी लीडिंग स्टेट्स है, कौन सी लीडिंग कंट्रीज है, ठीक है। You must have this data and keep updating. I have used the data of the annual mineral report by the Ministry of Mines, ठीक है। उसी में से मैंने ये डेटा लिया है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी मेरी स्लाइड्स में वो हमेशा किसी रिलायबल सोर्स की होगी, सो यू कैन बी डिपेंडेंट ऑन दैट। तो लास्ट डेटा जो आया था वो 22-23 का था। 23-24 का लेट्स सी कि कब तक रिपोर्ट आएगी, उसके अकॉर्डिंग प्लीज अपडेट योर डेटा। I am talking and I am discussing this according to the last report, okay. If the data comes today, the date is 12th of July, so you need to update your content, all right. So प्रोडक्शन वाइज अगर देखें हम तो इंडिया में सबसे फर्स्ट पोजीशन पे है ओडिशा, फॉलोइंग छत्तीसगढ़ एंड देन कर्नाटका, ऑलराइट। प्रोडक्शन की मतलब क्या है? यहाँ पर बात क्या हो रही है कि ओर प्रेजेंट है, हमने ओर को निकाला, उसको प्रोसेसेस किए, उसके जितने भी प्योरीफाइंग प्रोसेस है एंड देन वी टुक द आयरन आउट ऑफ इट, ठीक है। हमने प्रोड्यूस किया, दैट इज द थिंग। रिजर्व्स का मतलब है कितना हमारे पास रिसोर्स है, कितनी अमाउंट में रिसोर्स है। तो रिजर्व्स में भी कौन आगे है? ओडिशा है। बट ओडिशा तो किसके रिजर्व्स में आगे है? हेमाटाइट के, ठीक है। ओडिशा में क्या है? हेमाटाइट ज्यादा है। बट अगर हम देखें तो मैग्नेटाइट किस में ज्यादा है? कर्नाटका में। तो दोनों फर्स्ट पोजीशन है, क्यों? ओडिशा तो हेमाटाइट के लिए है एंड कर्नाटका है मैग्नेटाइट के लिए। सो सेकेंड पोजीशन इज ऑफ झारखंड, जो अगेन हेमेटाइट की बात हो रही है, और मैग्नेटाइट में है सेकेंड पोजीशन पे आंध्र प्रदेश। तो आप कंपेयर करिए, प्रोडक्शन किसका ज्यादा है? छत्तीसगढ़ का, ठीक है। और किसके पास रिजर्व ज्यादा है? आंध्र प्रदेश और झारखंड के पास। तो इसका क्या मतलब हुआ? कंक्लूजन ये हुआ कि रिसोर्सेज होने के बाद भी प्रोडक्शन नहीं किया जा रहा, यानी कि हो सकता है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होने की वजह से भी अक्सर ऐसी चीजें देखी जाती हैं, ठीक है।
थर्ड पोजीशन पे है छत्तीसगढ़ फॉर हेमेटाइट एंड राजस्थान फॉर मैग्नेटाइट। इसी पर मैं आपको एक और खबर देती हूँ कि राजस्थान में 17 फरवरी 2024 की ये न्यूज़ है कि माइंस डिपार्टमेंट ने आयरन ओर रिजर्व्स ढूंढे हैं कहाँ, करौली में नियर हिंडौन। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में आयरन ओर रिजर्व्स जो है वो मिले हैं। इतना टन्स है, 840 मिलियन टन्स है खोड़ा, डाडरोली, तोडुपुरा एंड नीलोटी इन जगह पर। ठीक है, अब देखिए जितने भी लोग आरएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप आरपीएससी के द्वारा कंडक्ट की गई एग्जाम आरएएस देने वाले हैं तो आपको ये लर्न करने की जरूरत है। ठीक है, दूसरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को ये लर्न नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि रिसेंटली राजस्थान में जो है डिस्कवर हुआ है। ठीक है, नाउ लेट अस सी कि हम कितना प्रोड्यूस कर पाते हैं। ऑलराइट, सी आई हैव टुक दिस डेटा जो हमें ये बता रहा है कि वर्ल्ड प्रोडक्शन में इंडिया कहाँ स्टैंड करता है। ठीक है, तो ये ओवरऑल सारे मेटालिक मिनरल्स इसमें कवर हो गए हैं, बट व्हाट वी हैव टू फोकस ऑन आयरन ओर। हमारी बात तो अभी आयरन ओर की हो रही है। तो आयरन ओर का प्रोडक्शन वर्ल्ड में कितना है, 3016। ठीक है, क्वांटिटी किस में है, इट्स इन टन्स। ओके, yeah, it is in million tons, the quantity is in million tons, and in India what is the production, 204। तो एक बार आप डेटा देखिए, ठीक है, ओवरऑल वर्ल्ड का देखिए और इंडिया का देखिए, यू विल गेट टू नो कि वर्ल्ड में तो इतना प्रोड्यूस हो रहा है, इंडिया इतना है। सो व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया इन प्रोवाइडिंग द वर्ल्ड आयरन ओर, द कंट्रीब्यूशन इज 6.76%। तो पूरे दुनिया का 6.76% आयरन ओर हम प्रोड्यूस करते हैं, एंड इंडिया का रैंक क्या है, फोर्थ। वी स्टैंड एट द फोर्थ रैंक। ठीक है, नाउ भारत की तो बात कर ली, ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो है नंबर 1 पोजीशन पे दुनिया में आयरन ओर प्रोडक्शन के लिए। ऑस्ट्रेलिया के बाद जो आता है वो है ब्राजील। अब ये दोनों ही देश प्रोडक्शन एज वेल एज रिजर्व्स दोनों में ही नंबर 1 है। आई मीन टू से कि प्रोडक्शन एंड रिजर्व्स में ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 है, और दोनों प्रोडक्शन एंड रिजर्व्स में ब्राजील जो है वो है नंबर 2 पे। Am I clear? Always use mapping, चीजों को मैप के थ्रू लर्न करिए। आपके पास जो रैंडम मैप्स होंगे उनमें आप इनको इस तरीके से पॉइंट आउट करते जाइए, तो ये मेमोराइज करने में आपको काफी हेल्प करेगा। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को यहाँ पर ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं होगी। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, मिनरल रिसोर्सेज के बारे में पूछा गया है। यू हैव टू पैर, आपको पैरिंग करनी है कि कौन सा मिनरल है और उसका नेचुरल सोर्स कहाँ है। ठीक है, 90% नेचुरल सोर्स पूछा गया है। सो इट्स क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो अक्सर पूछे जाते हैं। सो आई हैव कैप्ट दिस क्वेश्चन हियर। इसमें आयरन ओर ज़रूर मेंशन नहीं है, बट सच क्वेश्चंस विल हेल्प यू कि कैसे हमें आंसर सॉल्व करना है। ठीक है, मूविंग ऑन फर्दर। ऑलराइट, इट्स जस्ट अ पिक्चर। एक पिक्चर बताइए जहाँ पे बताया है कि एक पर्सन जो है, एक स्ट्रीट आर्टिस्ट है, वो आईफिल टावर के सामने जो ये इसे हम कहते हैं, एक रिवर है पीछे जो आपको दिख रही होगी, सीन रिवर। ठीक है, उसकी ये फोटो है। सो व्हाट दे आर सेइंग कि इसके सामने ये आर्टिस्ट बना रहा है एक पिक्चर। ठीक है, और ये साथ में क्या सेल कर रहा है, वाटर बॉटल फ्रॉम द सिएन। ठीक है, देखिए ये बेचने के लिए इन्होंने रखी है, जैसे हमारे यहाँ हम गंगा जल रखते हैं शॉप्स पर, है ना, गंगा जल सेल होता है बॉटल में। वी डोंट नो वेदर दैट इज रियल गंगा जल या सिर्फ नल का पानी डाल के सील लगा के दे देते हैं। अब उसे आइडेंटिफाई करने का तो कोई मेथड नहीं है। सो व्हाट दे आर सेइंग कि ये दे तो रहे हैं बॉटल में, आयरनिकली डिस्क्राइब्ड एज फाइनली पॉल्यूटेड।
ठीक है, यानी कि ये इसे सेल कर रहा है कि ये यहाँ का पानी है, कि बहुत प्योर है, बट एक्चुअली में द रिवर इज वेरी पॉल्यूटेड। ठीक है, इज ए वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर्स में काउंट किया जाता है। ठीक है, बट नाउ व्हाट इज हैपनिंग, क्योंकि ओलंपिक्स जो है वो होने वाले हैं, सो द पेरिस सिटी काउंसिल जो है वो इस चीज पे ध्यान दे रही है और इसे क्लीन करवाने का प्रोसेस शुरू किया जा रहा है। सो व्हाट आई वांट टू से इज कि डोंट वेट, आप किसी बड़े प्रोग्राम के होने की राह ना देखें। इफ यू नो अ रिवर इज पॉल्यूटेड देन टेक एक्शन बिफोर द रिवर इज डेड। ओके, अब हमें क्या समझना है, रिवर कौन सी है, ये है सेन रिवर है। कहाँ पे है ये रिवर, तो बात हो रही है फ्रांस की। इट इज वन ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ फ्रांस। ठीक है, फ्रांस की एक मेजर रिवर है और ये शुरू होती है, ओरिजिन इसका है डिजॉन, और ये एंड कहाँ होती है, ये जाती है इंग्लिश चैनल में, वहां जाकर ये मिल जाती है। ठीक है, इंग्लिश चैनल में। सो आई विल शो यू अ मैप आल्सो ऑफ द रिवर। ठीक है, सो दिस इज फ्रांस, यहाँ से शुरू होती है ये रिवर, जा रही है एंड इट एंड्स इन इंग्लिश चैनल। ऑलराइट, तो बस आपको इतना ही समझना था। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो एक क्वेश्चन आ चुका है पहले बीपीएससी में इससे रिलेटेड। ठीक है, वन ऑफ द क्वेश्चन एक स्टेटमेंट है, तो मान लीजिए ये सारी अगर आप कर लेते रिवर्स, या आपको इसमें से 2 या 3 का भी आइडिया होता, ठीक है, तो आप आंसर दे सकते थे। ट्राई सॉल्विंग दिस। इनमें से 3 रिवर है जो काफी ज्यादा चर्चा में है। सीन मैंने आपको अभी बता दी, राइन न्यूज में है, डेन्यूब रिवर न्यूज में है, तो ये तो आपके लिए इजी होना चाहिए। ऑलराइट, मूविंग फर्दर, दिस इज अ पिक्चर ऑफ इंडियन स्टार टॉर्टोइस। तो इन्हें अभी अभी रेस्क्यू किया जा रहा है। रेस्क्यू का मतलब ये है कि अभी अभी मलेशिया के सिलेंगोर स्टेट में से अथॉरिटीज ने अरेस्ट किया है 6 मेंबर्स को, क्योंकि वो जो मेंबर्स है वो निंजा टर्टल गैंग, उन्होंने खुद का नाम दिया है निंजा टर्टल गैंग। ठीक है, और कितने टॉर्टोइज है, 200 टॉर्टोइज जो है वो स्मगल किए जा रहे थे। तो ये जो एक नाम दिया गया इंडियन टॉर्टोइज, स्टार टॉर्टोइज, क्यों दिया है, आप थोड़ा पैटर्न देखिए कि यहाँ पर ना एक स्टार पैटर्न जैसा दिखाई देता है इनके ऊपर। ठीक है, ये इनकी पहचान है। नाउ दे हैव बीन स्मगल्ड सो दैट दे कैन बी यूज्ड एज पैट्स। ठीक है, इंटरनेशनली भी लोग इसे यूज करते हैं एज अ पैट, अपने घरों में रखना चाहते हैं और अपनी ऐसी इच्छाओं को पूरी करने के लिए इनकी स्मगलिंग की जाती है। काफी ज्यादा हाई प्राइसेस में ये सेल होते हैं। तो लेट अस नो समथिंग अबाउट दिस टॉर्टोइज ऑल्सो। तो सबसे ज्यादा ये स्पीशीज आपको कहाँ मिलती है, यू विल फाइंड देम इन ड्राई एरियाज। ठीक है, सूखी जगहों पे ज्यादा आपको मिलेंगे एंड स्क्रब फॉरेस्ट, तो ऐसी जगहों पे आपको ज्यादा ये दिखाई देते हैं। ठीक है, कहाँ पे है, इज इट ओनली इन इंडिया, नाम तो है इंडियन स्टार टॉर्टोइस, बट इज इट ओनली प्रेजेंट इन इंडिया, नो, दे आर प्रेजेंट इन इंडिया एज वेल एज पाकिस्तान, जो भी भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, एंड श्रीलंका। ऑलराइट, तो इन 3 जगह पर देखे जाते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव टू सी, कि हमने ये तो बात कर ली कि इनका स्टार शेप्ड पैटर्न है एंड ऑल। अब आप इसको पहचान लोगे, कहीं पर आपको दिख गया इन केस, एंड यू कैन आइडेंटिफाई कि हाँ, अगर किसी ने इसको एज अ पैट रखा है देन दैट इज एक्चुअली अ क्राइम। तो क्राइम क्यों है, थोड़ा फाइंड आउट करते हैं कि इसका IUCN स्टेटस तो है, वो है वल्नरेबल। ठीक है, वल्नरेबल का मतलब है अगर कुछ मेजर्स नहीं लिए गए शॉर्टली तो ये भी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। ओके, साइट्स में ये इंक्लूडेड है अपेंडिक्स 1 में। साइट्स में कहाँ है, अपेंडिक्स 1 में है। ठीक है,
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट WPA के अंडर ये कौन सी कैटेगरी में आता है? तो ये आता है हमारे शेड्यूल 4 में। ठीक है, कभी भी आप कोई स्पीशीज देखो, चर्चा में हो, आपने कहीं पर देखा है, कुछ इमेज ही क्यों ना आई हो स्पीशीज की, तो आपको कम से कम ये इंफॉर्मेशन उसके बारे में पता होनी चाहिए कि उसके ये 3 स्टेटस क्या है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है और कैसी जगहों पे वो रहना पसंद करता है। ठीक है, इतना डेटा आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। सॉल्व करिए हमारा अगला क्वेश्चन। इसे भी हिंदी में ट्रांसलेशन की, अनुवाद की जरूरत नहीं है। 2013 का क्वेश्चन है यूपीएससी का, और पूछा गया है इनमें से कौन से हैं जो भारत में नेचुरली फाउंड होते हैं। नेचुरली का मतलब है कि पहले से ही थे और हम इन्हें नहीं लेकर आए। ऐसा नहीं है कि जैसे कि हम इन्हें बाहर से यहाँ लेकर आए हैं फॉर प्रमोशन और एनीथिंग। ठीक है, तो आपको ये चीज पता करनी है। हमने अभी सिर्फ स्टार टॉर्टोइस की बात की थी, तो एक हमें सफिशिएंट नहीं है कि कोई एक पता हो, क्योंकि ऐसे आंसर्स जो है, अब तो ये एलिमिनेशन मेथड चला गया है, पहले ये मेथड था सो यू कुड एलिमिनेट इजीली, बट नाउ वी डोंट हैव दैट मेथड, सो वी हैव टू बी श्योर अबाउट ईच एंड एवरी ऑफ देम। सबके बारे में पता होगा तभी अब आप अपना आंसर दे पाएंगे। ऑलराइट, शैल वी मूव फर्दर? ओके, सो दिस इज अ न्यूज अबाउट FCRA रजिस्ट्रेशन। तो न्यूज में ये बोला गया है कि कोई एक एनजीओ है जिसके राइट्स जो है उन्होंने खो दिए बिकॉज सम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में कुछ इश्यूज थे। सो व्हाट वी हैव टू नो अबाउट FCRA। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझते हैं। सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FCRA? फॉरेन कंट्रीब्यूशंस रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, फॉरेन कंट्रीब्यूशंस रेगुलेशन एक्ट क्यों बनाया गया था ये एक्ट? सो दैट जितना भी हमें पैसा मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट्स, इन द फॉर्म ऑफ डोनेशंस, बाहर से, इंडिया के बाहर से जो भी पैसा भारत में आ रहा है, ठीक है, तो भारत में दूसरे देशों से जो भी पैसा आ रहा है, किसी भी रूप में हो सकता है, तो वो जो है सही है या नहीं, इलीगल मेथड से आ रहा है या वो किस चीज के लिए यूज हो रहा है, इसके लिए ये लॉज बनाए गए हैं। ठीक है, तो जो भी पर्सन कंट्रीब्यूशंस रिसीव करना चाहता है बाहर से, या कोई भी एनजीओ जो इंडिया के बाहर से कंट्रीब्यूशंस रिसीव करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उन्हें क्या करना होगा? उन्हें सबसे पहले रजिस्टर करना होगा। ठीक है, FCRA के अंडर उन्हें रजिस्टर खुद को करना होगा। ठीक है, इसके बाद उन्हें क्या करना है? दे हैव टू ओपन अ बैंक अकाउंट। अब आप बोलोगे बैंक अकाउंट तो सबके पास होता है, एनजीओ होगा उनके पास होगा ही। बैंक अकाउंट ओपन करना है कहाँ पर? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मैं किसी भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कर सकती हूँ। मेरे घर के पास जो ब्रांच है, क्या मैं उसमें कर सकती हूँ? नो, इट हैज टू बी इन SBI दिल्ली ब्रांच। ऑलराइट, सो दिस इज द कंडीशन कि आपको एक बैंक अकाउंट ओपन करना है। इट हैज टू बी इन कंपल्सरीली SBI दिल्ली ब्रांच। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग अंडर दिस एक्ट इज यू हैव टू यूज द फंड्स। जो पैसे आपको मिले हैं वो आपको यूज करने हैं, किसके लिए? फॉर पर्पस मेंशन्ड। ठीक है, जो भी आपने उसका कॉज बताया, आपको ये फंड उसी के लिए यूज करना है। When you receive a fund, you have to tell that what for you are going to use it. Is it for education purpose? आप महिलाओं की एम्पावरमेंट के लिए अपना एनजीओ रन कर रहे हो, आपके एनजीओ का पर्पस क्या है? ठीक है, तो जो कॉज आपने दिया है तो आप ये उसी के लिए कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये फंड आपने कहा था कि हमने ये बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनके एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए किया है, और फिर आप उससे कुछ एम्बुलेंसेस खरीद के एम्बुलेंस चला रहे हो। सो दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। ठीक है, ऐसी सिचुएशंस में आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, अब ये जो रजिस्ट्रेशंस होते हैं, FCRA रजिस्ट्रेशन, दे आर ग्रांटेड टू इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, बट व्हाट काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशंस? दैट हैव डेफिनाइट कल्चरल, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ कल्चरल, इकोनॉमिकल, एजुकेशनल, रिलीजियस एंड सोशल प्रोग्राम्स रन होते हो।
इस टाइप के एसोसिएशन या इंडिविजुअल्स जो या तो कल्चरल, इकोनॉमिकल, सोशल, रिलीजियस प्रोग्राम्स रन करते हैं, इवन एजुकेशनल, ठीक है। तो इस टाइप के एसोसिएशंस को एफसीआरए रजिस्ट्रेशन करवाना होता है और उन्हें फंड्स जो है वो मिलते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी है, लेट मी कवर दैट ऑल्सो। तो एक्सेप्शंस का क्या मतलब है कि किसको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसा कौन होगा जिसको नहीं मिलेगा रजिस्ट्रेशन? ऐसा कोई हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन जिसकी आइडेंटिटी फिक्टिशियस है, काल्पनिक है। अक्सर होता है कई बार कि एक एनजीओ ओपन कर लिया जाता है, ऐसी कोई जगह है नहीं, आपने पेपर वर्क कर लिया, सब कुछ कर लिया, आप फंड्स भी मंगवा रहे हो, ऐसी कोई जगह एग्जिस्ट ही नहीं करती, इट्स ओनली ऑन पेपर। जब वहाँ गए देखा तो कोई ऐसा एनजीओ है नहीं, कोई एजुकेशन नहीं हो रहा, कोई कल्चरल एक्टिविटी नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा, बिकॉज ऐसी कोई जगह ही नहीं है, बट पेपर वर्क हो गया। सो ऑल दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ करप्शन। सो इन केस इट इज फिक्टिशियस, तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल हो जाता है या फिर आपको मिलता ही नहीं है रजिस्ट्रेशन, ठीक है। इफ द पर्सन अप्लाइंग if the person applying has been prosecuted, ठीक है, has been prosecuted, prosecuted का मतलब है कि उनके अगेंस्ट कोई केस चला था और उन्हें कल्प्रिट मान लिया गया है, ठीक है, उन्हें कल्प्रिट मान लिया गया है। किसके लिए? prosecuted for communal disharmony, यानी कि समाज में अशांति फैलाने के लिए, ठीक है, इस चीज के लिए अगर उन्हें प्रोसिक्यूट किया था तो उन्हें रजिस्ट्रेशन नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा अगर उन्हें डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कन्वर्जन्स कराए हो, आई एम टॉकिंग अबाउट रिलीजियस कन्वर्जन्स, ठीक है, रिलीजियस कन्वर्जन कराने के लिए अगर उन्हें प्रोसिक्यूट किया गया है तो उन्हें भी नहीं मिलेगा, ठीक है। इनके अलावा कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें फॉरेन फंड्स नहीं दिए जाते, जैसे कि जो मीडिया एंड ब्रॉडकास्ट कंपनीज होती है, जर्नलिस्ट होते हैं, न्यूज़पेपर एजेंसीज होती हैं, ठीक है। ऐसे कैंडिडेट्स है जो इलेक्शन लड़ने वाले हैं, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर जो है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, पॉलिटिकल पार्टी है, उन्हें भी फॉरेन कंट्रीब्यूशंस एक्सेप्ट करने की परमिशन नहीं है, ठीक है। कोई ऑफिस बेरर्स है, यानी कि ऑलरेडी कोई पर्सन सरकारी नौकरी में है, तो उन्हें भी ये फंड नहीं मिल सकते, ठीक है। और ऐसी संस्थाएं जिनका काम है पॉलिटी से रिलेटेड, ठीक है, पॉलिटिकल नेचर है जिन संस्थाओं का, तो उन्हें भी फंड्स एक्सेप्ट करने की परमिशन नहीं है। इसके अलावा अगर हमें कोई बात पता होनी चाहिए, तो अगर हम फंड्स की बात कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, सो वी हैव टू नो कि उसकी वैलिडिटी क्या होती है। तो एक बार रजिस्ट्रेशन होने पर 5 साल तक आपका जो है रजिस्ट्रेशन रहता है। 5 साल के बाद आपको वो रजिस्ट्रेशन रिन्यू करवाना होता है। तो जब भी आपकी एक्सपायरी होने वाली है, एक्सपायरी होने के 6 महीने पहले, 6 months before you have to apply for the renewable, ठीक है। गवर्नमेंट रिन्यू करना चाहती है या कैंसिल करना चाहती है, उनका डिसीजन है। अगर उन्हें लगता है कि आपने किसी चीज़ का वायोलेशन किया है, कोई भी रूल ऐसा है जो आपने नहीं पूरा किया, या फिर आपकी जो संस्था है वो एक्चुअली में किसी को बेनिफिट नहीं कर रही, तो वो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकती है, ठीक है। कई केसेस में होता है कि पहले काम कर रही थी एनजीओ, अब वो काम नहीं कर रही, डिफंक्ट हो चुकी है, इट्स नॉट फंक्शनिंग एनीमोर। इवन इन सच केसेस द गवर्नमेंट कैन कैंसिल द रजिस्ट्रेशन, ऑलराइट। एक बार अगर किसी एनजीओ का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है, ठीक है, तो वो अगले 3 साल तक री रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकती। किसी संस्था का अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है, तो अब आने वाले 3 सालों तक वो दोबारा री रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकती। 3 साल के बाद वो फिर से अप्लाई कर सकती है। एम आई क्लियर?
Please post in comment if you are understanding everything that I am saying. Moving forward, Karnataka High Court takes suo motu cognizance of rise in dengue cases. तो यहीं से दो टॉपिक्स हमारे बनते हैं, एक तो ये suo motu cognizance क्या है एंड द सेकेंड थिंग इज राइज इन डेंगू केसेस. तो हम डेंगू को स्टडी कर सकते हैं बट आई एम नॉट टेकिंग दिस टॉपिक बिकॉज डेंगू इज वेरी बेसिक. ठीक है, अब उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो आप लोगों के लिए नई हो, तो इसलिए मैं इस टॉपिक को कवर नहीं कर रही हूँ. आगे जब हम डिजीजेस को स्टडी करेंगे तब मैं कहीं ना कहीं उसे जरूर कवर कर पाऊंगी. ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज सुओ मोटू. सो ये जो सुओ मोटू वर्ड है ये हम समझ रहे हैं थोड़ा डिफरेंट साउंड कर रहा है बिकॉज इट इज नॉट एन इंग्लिश वर्ड, इट इज एक्चुअली अ लैटिन टर्म. ठीक है, लैटिन टर्म. तो बेसिकली इसका ये मतलब होता है ऑन इट्स ओन. ठीक है, मतलब क्या है ऑन इट्स ओन, यानी कि अपने आप से, खुद से. ठीक है, ऑन इट्स ओन द पर्सन कैन टेक एक्शन. ठीक है, सुओ मोटो क्या होता है, अ पर्सन कैन टेक एक्शन ऑन इट्स ओन. यू कैन डू सुओ मोटो स्टडी, सेल्फ स्टडी अगर आप कर रहे हो तो उसे हम कहेंगे ऑन देयर ओन. ठीक है, अब ये कहाँ की बात हो रही है, हाई कोर्ट की बात हो रही है. सो अ कोर्ट कैन टेक अ सुओ मोटो कॉग्निजेंस, ठीक है, ऑफ अ लीगल मैटर. तो वो कब कब कर सकती है, तो कोर्ट्स के पास ये पावर होती है कि अगर उन्हें लग रहा है ऐसा कोई मुद्दा है, ऐसा कोई केस है जो चल रहा है पर वो मेरे पास अब तक आया नहीं है, किसी ने उस मुद्दे को उठाया नहीं है, बट हमें लगता है कि इस बारे में कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, तो वो खुद अपने आप एक्शन ले सकता है. उन्हें ये वेट नहीं करना होता कि पहले लोअर कोर्ट्स में कोई केस आएगा, फिर वो अपर कोर्ट तक आएगा, फिर धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट तक आएगा. वो खुद एक्शन ले सकते हैं. इसे हम कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म. ठीक है, जुडिशियल एक्टिविज्म एक पूरा चैप्टर रहेगा आपकी पॉलिटी में, इट वुड बी टॉट यू सेपरेटली. सो वी आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज जुडिशियल एक्टिविज्म, कि जजेस को, सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दी गई है कि वो चाहे तो किसी भी ऐसे मुद्दे को उठा सकते हैं जिनके बारे में ना तो कोई PIL लेके आया है, ना तो कोई चर्चा हो रही है, बट उसे थोड़ा अटेंशन देने की ज़रूरत है. ठीक है, अब ये उन्हें कैसे पता चलता है कि ये कोई बात है, ये कोई मैटर है, तो यूजुअली क्या होता है कि उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है ना वो कहीं ना कहीं से आती है कि कहीं पर राइट्स का ब्रीच हो रहा है. ठीक है, कहीं पर वायलेशन ऑफ राइट्स हो रहे हैं. यूजुअली या तो मीडिया पहुंचाता है ये बात, या किसी थर्ड पार्टी, किसी ने अनोनिमसली कोर्ट को बताया है. ठीक है, अदरवाइज कई बार होता है ना कि कोई एक इंसिडेंट हुआ एंड देन मीडिया हाउसेस में वो बात बहुत ज़्यादा वायरल हो गई, हर न्यूज़ चैनल पे वही चल रहा है. सो इवन जजेस एंड एवरीवन दे वॉच द न्यूज़ चैनल, दे हैव टू नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन द नेशन. So in certain cases they take action on their own. All right. Now how do they get their powers from? ये powers उन्हें मिलते कहाँ से हैं? If they want to take suo motu action, then where are they getting these powers from? So there is one article 131. See, आप कोई भी चीज अगर पॉलिटी में पढ़ रहे हो ना तो उसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स से जरूर मैच करिए कि ये बात कहाँ बोली गई है. आपको प्रूफ तो चाहिए ना, ऐसा तो नहीं है कि मैम ने अपने मन से बता दिया आपको, यू नीड टू हैव प्रूफ. तो जब भी मैं ये ऐसे आर्टिकल्स बोल रही हूँ ना, ओपन योर बैरेक्ट, चेक इट, रीड इट इन योर ओन वर्ड्स. मैं पूरा आर्टिकल यहाँ पर आपको लिखकर नहीं बता सकती हूँ. ठीक है, आर्टिकल समटाइम्स दे टेक कंप्लीट पेज. मैं उसका जो क्रक्स होता है वो आपको एक्सप्लेन करती हूँ. सो यू नीड टू रीड द आर्टिकल फ्रॉम द बैरेक्ट एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड इट. मैंने सिंप्लीफाई कर दिया बट जो एक्चुअल वर्ड्स है वो भी आपको पता होने चाहिए. ठीक है, सो आर्टिकल 131 में कोर्ट के पास क्या पावर है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है. ठीक है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन हम तब कहते हैं कि जब पहली बार ये केस आता है कोर्ट के पास. ऐसा नहीं है कि सेशंस कोर्ट ने हाई कोर्ट को भेजा है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक आया है, ऐसा नहीं होता. डायरेक्टली भी ये हो सकता है. तो ये यूजुअली कब होता है, जब किसी स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट होता है. डिस्प्यूट कहाँ होता है, बिटवीन स्टेट्स, है ना.
किन्हीं दो स्टेट्स के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है तो सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व हो सकता है एंड एक्शन ले सकता है. So, suo moto is also an action that is taken under this judicial activism and it is a part of original jurisdiction. ठीक है, यहाँ से उन्हें ये powers मिल रहे हैं. Let us study the last topic of the day, that is okay, there was a wild elephant who got stuck in the dam. ठीक है, फिर उन्हें यहाँ से निकाला गया था इस एलिफेंट को. तो यहाँ से हमें क्या समझना है कि दो हमारे पास आर्टिकल्स है, एक तो कि एक टाइगर रिजर्व की बात हो रही है और दूसरा कि एक ये डैम है. तो डैम है तो उसकी रिवर भी तो होगी. यू हैव टू स्टडी दैट. सो लेट अस सी व्हाट इज दिस. हियर इट इज लोकेटेड पेरियर टाइगर रिजर्व यहाँ पर है और यहाँ पर है मुल्ला पेरियार डैम. ठीक है, ये डैम जो है वो यहाँ लोकेटेड है. रिवर कौन सी है? तो ये जो रिवर है, ये जो पर्टिकुलर रिवर है वो है एट द कन्फ्लुएंस ऑफ द मुल्लेयर एंड पेरियर रिवर्स. ठीक है, ये जो डैम है यहाँ पर दो रिवर्स मिल रही हैं और इसके कन्फ्लुएंस पे ये डैम लोकेटेड है. कौन सी दो रिवर्स है? पेरियर रिवर है और मुल्लेयर रिवर है. इसमें से मुल्लेयर रिवर तो उतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं है, बट यू हैव टू स्टडी पेरियार रिवर इन डिटेल. ओके, डैम कहाँ लोकेटेड है? केरला में. ध्यान से सुनिए मैं क्यों बता रही हूँ. डैम लोकेटेड तो है केरला में, बट ये पानी कहाँ पहुंचाता है? तमिलनाडु में. अब आप देखिए ध्यान से. आई डोंट नो व्हाई द इरेजर इज नॉट वर्किंग टुडे प्रॉपर्ली. ऑलराइट, so this is the border between Kerala and Tamil Nadu. तो देखिए डैम तो बॉर्डर के पास में ही है. ठीक है, so it is located in Kerala but it provides water to Tamil Nadu. क्यों ऐसा है? और यहाँ पर डिस्प्यूट है. कभी भी आप इस टॉपिक को अगर देखोगे तो हमेशा डिस्प्यूट वर्ड कहीं ना कहीं मेंशन होगा, बिकॉज द डिस्प्यूट इज गोइंग ऑन कि ये बहुत पुराना डैम है और इसे कंस्ट्रक्ट कर लिया था ड्यूरिंग द 1900s. बहुत अर्ली 1900s में ही ये डैम बना दिया गया था. एट दैट टाइम द किंग ऑफ ट्रावनकोर ही साइंड एन एग्रीमेंट दैट द वाटर वुड बी प्रोवाइडेड हियर इन तमिलनाडु एंड द रेंट वुड बी गिवन टू केरला. ये बात हुई थी. ठीक है, बट नाउ देर इज अ डिस्प्यूट इन रिलेशन टू द वाटर. And another dispute is that what Kerala government says that the dam needs reconstruction. ठीक है, बहुत पुराना डैम है तो चांसेस है कि इन केस ये डैम कोलैप्स होता है तो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ केरला वुड बी डैमेज्ड बाय इट. ओके, दैट इज देयर कंसर्न कि इसे अब कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है. वी डोंट केयर अबाउट द रेंट कमिंग फ्रॉम इट. व्हाट वी आर कंसर्न्ड इज अबाउट द पीपल ऑफ केरला. ऑलराइट, तो और आप लोग भी इसको थोड़ा स्टडी करिए कि डिस्प्यूट क्या है, क्या मैटर चल रहा है. यू मस्ट नो सच थिंग्स. ऑलराइट, सो वी विल एंड अवर क्लास टुडे ओवर हियर. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब द चैनल. यू कैन गेट द PDF फ्रॉम द सिद्धार्थ एडटेक ऐप. You can download it on from the Google Play Store. If you have an Apple phone, you cannot download the app, but you can visit our website www.siddharthedtech.com. You can download the PDFs from there as well. Thank you.